गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के सेशन में हम 8 अगस्त के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, नोट कीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए डेली करंट अफेयर की तो क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 8 अगस्त का, 8 अगस्त के करंट अफेयर का। दिल तोड़ देने वाली न्यूज है, पर देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? तो मैंने आपको पहले ही बोला दिल तोड़ देने वाली न्यूज है इंडिया के लिए, क्योंकि विनेश फोगाट पहलवानी में 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर या गोल्ड दोनों में से कोई एक मेडल लेकर आने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर थोड़ा सा वेट इनका ज्यादा होने के कारण पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्हें डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है। तो आंसर यहां पर बी हो जाएगा। 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये खेल रही थी पेरिस ओलंपिक में, लेकिन अब ये बाहर हो चुकी है। नॉर्मली देखिए ये 53 किलोग्राम जो भार वर्ग है ना उसमें खेलती है, उसमें पहलवानी करती है, लेकिन क्योंकि कोटा फिल हो चुका था पेरिस ओलंपिक का तो इन्होंने 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी को चुना उसके बाद, और इसमें ये खेल रही थी, लेकिन फाइनल से पहले ही इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया पेरिस ओलंपिक 2024 में। 50 किलोग्राम से थोड़ा सा इनका वेट ज्यादा था जब नापा गया, तो इसीलिए ये अयोग्य घोषित की गई है। यहां पर देखिए विनेश फोगाट की बात करते हैं तो भारत के हरियाणा राज्य से ये बिलोंग करती है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो बर्मिंघम में हुए थे उसमें इन्होंने 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, और अब पेरिस ओलंपिक 2024 में ये 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेल रही थी, लेकिन अब हो चुकी है डिस्क्वालिफाइड विनेश फोगाट। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारे लिए। न्यूज बैड न्यूज है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने भारत को कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में रिप्रेजेंट किया। तो 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया। अवार्ड की बात कर लेते हैं। विनेश फोगाट को जो अवार्ड मिले हैं यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2016 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020 में दिया जा चुका है, और पद्मश्री दिया गया था 2022 में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो शेख हसीना, जिन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था बांग्लादेश में, और फिर यह भागकर इंडिया आ गई थी उस वक्त के लिए, अब जहां भी अब गई हो, लेकिन इंडिया आ चुकी थी, देश छोड़ दिया था इन्होंने। तो बांग्लादेश में अब अंतरिम सरकार के प्रमुख शेख हसीना के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं मोहम्मद यूनुस। कौन नियुक्त किए गए हैं? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू ने नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार में प्रमुख नियुक्त किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। देखिए इनकी बात करें ना, मोहम्मद यूनुस की, जो कि अंतरिम सरकार में प्रमुख नियुक्त किए गए, तो ये नोबेल प्राइज से सम्मानित व्यक्ति है बांग्लादेश के। ठीक है ना, बांग्लादेश के ऐसे व्यक्ति जिन्हें नोबेल दिया जा चुका है। 2006 में ग्रामीण बैंक के माध्यम से गरीबी विरोधी अभियान के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया गया था इन्हें 2006 में। अब ये शेख हसीना के बाद बांग्लादेश के प्रमुख बने हैं अंतरिम गवर्नमेंट में। कौन है? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे, देखिए काफी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी लगातार कि सर ऑफर ऑफ द डे को कंटिन्यू किया जाए जो कल के सेशन में था। तो आप सभी की देखिए भारी डिमांड पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लेना चाहते हैं लेकिन शायद ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण वो ले नहीं पाए, इसलिए देखिए आप सभी के लिए करंट अफेयर का जो एमसीक्यू था, जो कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया था, 1000 करंट अफेयर एमसीक्यूज आपको यहां पर मिलने वाले हैं विद डिटेल, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। आप इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप यहां पर क्लिक करके आज भी इसे सेम नॉमिनल प्राइस में बाय कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। देखिए हो सकता है आगे आपको
ये जो आपका ऑफर ऑफ द डे है इस प्राइस पर ना मिले, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अवेल कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी डाउट आता है आपको तो फिर आप यहां पर कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए, मतलब डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला ऐसा स्टेट जिसने अपने यहां पर आपदा आ जाए तो उससे निपटने के लिए अब उसको बीमा कवर मिल जाएगा, ऐसा राज्य बना है नागालैंड। कौन बना है? नागालैंड। ठीक है, आज का हमारा फोकस क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक ऐसा किसी भी राज्य में नहीं हुआ, लेकिन नागालैंड ने देखिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत अगर नागालैंड में कोई भी डिजास्टर आता है तो उसकी भरपाई ये पर्टिकुलर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस करने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए बीमा करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन? नागालैंड। ओके, अब राज्य में अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं, प्राकृतिक आपदा आती है, तो राज्य के पास तो पैसा बर्बाद हो जाएगा हर बार लगाने में, और नागालैंड पहाड़ी राज्य, वहां पर भूसंकलन होता रहता है, भूकंप आते रहते हैं, दूसरी प्रॉब्लम होती रहती है। तो उस केस में अब नागालैंड ने खुद को सेफ कर लिया है, खुद की सिक्योरिटी इंश्योर कर ली है, क्योंकि अब अगर नागालैंड में कोई भी डिजास्टर आता है तो फिर भाई पेमेंट की भरपाई एसबीआई जनरल इंश्योरेंस करने वाला है। इसके साथ नागालैंड की डील हुई है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आज का हमारा क्वेश्चन, फोकस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नागालैंड की यहां पर कैजुअली बात करें तो हमारा पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड म्यांमार से इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है, और इसके अलावा भारत का अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर ये टच होते हैं किससे? नागालैंड से। ओके, अगर हम इसकी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हैं तो कैपिटल क्या है नागालैंड की? कोहिमा। गवर्नर ला गणेशन और सीएम के पद पर है नेफ्यू रियो। कहां पर? नागालैंड में। नागालैंड में कुछ ट्राइब्स भी है, जैसे कोन्यांक नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, आओस, तांगखुल और सेमास और अंगमी ये नागालैंड की अलग अलग ट्राइब्स है। सबसे बड़ी याद रखना स्पेशली कोन्यांक। ठीक है, नागालैंड के अगर हम नेशनल पार्क और सेंचुरी की बात करते हैं तो यहां पर स्पेशली 4 सेंचुरी और एक नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। नेशनल पार्क है इंतानकी नेशनल पार्क। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए नाम थोड़े अलग होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इंतानकी नेशनल पार्क कहां पर देखने को मिलेगा? नागालैंड में। ठीक है, अभ्यारण्यों की बात करें तो सिंगफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुली बड़जे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके अलावा रंगपहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब देखने को मिलेंगे हमको नागालैंड में। नेशनल पार्क स्पेशली याद कीजिएगा इंतानकी नेशनल पार्क कहां पर है? नागालैंड। ठीक है, एक फेस्टिवल काफी फेमस है नागालैंड में, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसी साल लास्ट ईयर 1 से लेकर 10 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है? नागालैंड। डन, एक एक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। चर्चा में रहा नमामि गंगे मिशन किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था? तो नमामि गंगे ये जो मिशन है ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर ए हो जाएगा। वैसे इसकी शुरुआत तो काफी पहले हो चुकी है, 2014 में। क्या है सर? तो नमामि गंगे के तहत गंगा नदी को क्लीन करना, ठीक है, उसे स्वच्छ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य। जितना भी सीवर गंगा नदी में जाता है उसको रोकना, है ना, गंगा नदी को क्लीन करना, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था। 2014 में मुख्य उद्देश्य है, वैसे अभी भी चल रही है। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ठीक है ना, अभी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने बताया है कि नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत यूपी और बिहार इन 2 स्टेट में गंगा की सफाई के लिए 920 करोड़ रुपए की लागत से 4 बड़ी परियोजनाओं का परिचालन शुरू किया गया है। ठीक है, 4 बड़ी प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं यूपी और बिहार में नमामि गंगे मिशन के तहत 2.0 के तहत। शुरुआत कब की गई थी? 2014 में। ठीक है,
भारत में किस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, नेशनल जेवलिन थ्रो डे, यह मनाया जाता है हर साल 7 अगस्त को। आंसर डी, 7 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था भाई कि नेशनल जेवलिन थ्रो डे मनाया जा रहा है? तो फिर आपको याद आएंगे नीरज चोपड़ा, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 2020 का ओलंपिक था लेकिन कोविड के कारण वो एक साल लेट हुआ था, तो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, और इसी उपलक्ष्य में 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है ना? यहां पर आपको याद रखना चाहिए कि नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड लेकर आए। ठीक है ना? तो अभिनव बिंद्रा लेकर आ चुके हैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड, और फिर नीरज चोपड़ा लेकर आए 2021 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड। तो दूसरे ऐसे व्यक्ति, लेकिन एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लाने वाले पहले व्यक्ति हैं नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में। ठीक है? पद्म भूषण शोभना रानाडे का हाल ही में निधन हो गया। शोभना रानाडे को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो देखिए, शोभना रानाडे, इनकी बात करें ना तो एक समाज सेविका, इनका हाल ही में निधन हो गया। समाज सेवा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें पद्म भूषण दिया जा चुका है 2011 में। आंसर सी। कौन है? तो प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता और समाज सेवी पद्म भूषण से सम्मानित शोभना रानाडे। नाम से समझ में आएगा भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, एक समाज सेविका रही हैं। 99 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया। समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के कारण पद्म भूषण दिया जा चुका है 2011 में, और जमनालाल बजाज अवार्ड भी दिया जा चुका है 2011 में। तो पद्म भूषण बड़ा अवार्ड है, तो इसे याद रखिए। शोभना रानाडे समाज सेविका जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की बात करें तो यह भी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में हमको देखने को मिल जाएंगे। महादेव, ठीक है ना? बाबा बूढ़ा अमरनाथ महादेव की ही यात्रा है। 10 दिन तक ये यात्रा चलती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में इसका आयोजन करवाया जाता है। एक पर्टिकुलर घाटी है वहां पर, लोरान घाटी, यहां पर आयोजित की जाती है। देखिए, जम्मू कश्मीर में तो यह भी माना जाता है कि जब तक बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन न किए जाएं, अमरनाथ जो मेन है उनके दर्शन भी अधूरे रहते हैं। ऐसा वहां के लोगों की मान्यता है। नॉर्मली जम्मू कश्मीर में बाबा बूढ़ा अमरनाथ हमको देखने को मिलेंगे जम्मू कश्मीर में पुलस्ती नदी के किनारे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। वैसे 2 नदियों की धारा यहां पर आके मिलती है, एक है पुलस्ता या फिर पुलस्ती नदी और एक है गागरी नदी। इन दोनों की धाराएं मिलती है जम्मू कश्मीर में, और यहीं पर एक किनारे पर देखने को मिलता है 4600 फीट की ऊंचाई पर बाबा बूढ़ा अमरनाथ का मंदिर। ठीक है? तो जम्मू कश्मीर में इनको लेकर यात्रा आयोजित की जाती है, 10 दिन तक चलती है। कहां पर? जम्मू कश्मीर। नवीकरणीय ऊर्जा मिनिस्ट्री के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो रिन्यूएबल एनर्जी की यहां पर बात करिए तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 2024 में 203.1 गीगावाट है। कितनी? 203.1 गीगावाट। देखिए, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, ठीक है, इन्होंने हाल ही में आंकड़े जारी किए। 7 अगस्त को इन्होंने कुछ जानकारी शेयर की है। ठीक है ना? अलग अलग सेक्टर से ऊर्जा कैपेसिटी कितनी है इसके बारे में इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया कि भैया 2014 से लेकर 2024 तक जो 2014 में भारत की 76.38 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता थी, वो 2024 में बढ़कर 203.1 गीगावाट तक हो चुकी है। रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है कितनी? 203.1 गीगावाट, 203.1 गीगावाट। इसके अलावा कुछ और तरीके से जो एनर्जी है उनके बारे में भी बताया है। जैसे भूतापी ऊर्जा की बात करें
तो इन्होंने बताया कि भारत की भूतापी ऊर्जा क्षमता 10.60 गीगावाट है। सोलर एनर्जी से 85.47 गीगावाट तक आती है और विंड एनर्जी की बात करते हैं तो इससे 46.55 गीगावाट तक भारत में एनर्जी क्षमता है। तो ये सभी आंकड़े हाल ही में जारी किए किसने? प्रहलाद जोशी ने, जो कि भारत के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है। ओके, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन रिन्यूएबल एनर्जी से था कि उसकी क्षमता कितनी है 2024 में, तो 203.1 गीगावाट। भारतीय वायुसेना ने अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी दी है। अस्त्र मार्क 1 किस प्रकार की मिसाइल है? तो अस्त्र मार्क 1 इसकी बात करें ना तो ये एयर टू एयर वार करने वाली मिसाइल है। तेजस या फिर किसी भी लड़ाकू विमान से इस मिसाइल को दागा जा सकता है। हवा में किसी भी ड्रोन को, किसी भी अन्य फाइटर जेट को, किसी भी अन्य ऑब्जेक्ट को खत्म करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है कौन सी? अस्त्र मार्क 1। ठीक है ना। हाल ही में देखिए भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI और तेजस इन दोनों के लिए 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को हरी झंडी दी है। अब इन मिसाइलों का जो उत्पादन है ना, देखो डीआरडीओ ने अस्त्र MK1 मिसाइल को विकसित किया था और इसका निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाने वाला है। डेवलप डीआरडीओ ने की थी, लेकिन अब इसे सेना को सौंपने के लिए कौन बनाने वाला है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र MK1 एयर टू एयर। अगर इसकी मारक दूरी देखें तो 80 से 110 किलोमीटर तक किसी भी ऑब्जेक्ट को यह नष्ट कर सकती है। ओके, यहां पर नॉर्मली भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बारे में क्वेश्चन कम आता है, लेकिन अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, रक्षा उपकरण बनाती है। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी और BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड के हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर आज के करंट अफेयर के। दक्षिण अफ्रीका की घरेलू T20 लीग SA20 से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन? जैसे भारत में IPL होता है ना, वैसे दक्षिण अफ्रीका की घरेलू क्रिकेट लीग है जिसको नाम दिया जाता है SA20, साउथ अफ्रीका 20। इससे जुड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं दिनेश कार्तिक। कौन बने? दिनेश कार्तिक, भारत के पूर्व विकेट कीपर और बैट्समैन दिनेश कार्तिक। साउथ अफ्रीका में वहां की T20 लीग साउथ अफ्रीका 20 से जुड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पर्ल रॉयल वहां की एक पर्टिकुलर लीग में खेलने वाली टीम है, उसमें ये हिस्सा रहेंगे दिनेश कार्तिक। ठीक है, तो यहां पर हमने 8 अगस्त के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझा। एक एक फैक्ट आपने ध्यान से सुना होगा, इंपॉर्टेंट थे। अब आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। फटाफट MCQs देख लेते हैं जो कि कल हमने डिस्कस किए थे। आंसर आपको इजीली मिल जाएगा अगर आपको समझ में आए थे कल के करंट अफेयर। तो देखिए 6 अगस्त 2024 को किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? कौन है? भारतीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, है ना। भारत और किस देश के मध्य में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 आयोजित किया गया? तो भारत और दूसरा देश कौन? मलेशिया। फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इजी, यह देश कौन सा है? इंडिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस टेनिस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो यह है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के टेनिस प्लेयर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अगस्त को। किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ग्राहम थोरपे का निधन हो गया? तो यह कहां के हैं? इंग्लैंड के हैं। बुक इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा है KV सुब्रमण्यम ने। आंसर ए। निम्न में से किस स्थान पर 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो यह प्लेस हो जाएगा उज्जैन, महाकालेश्वर। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2024 में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो 9 भारतीय कंपनियों को यहां पर शामिल किया गया।
लास्ट क्वेश्चन क्या था? सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? कौन? हरियाणा। डन। ओके, सारे क्वेश्चन लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे, रिवाइज कर लिया। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं, कल वाले। देखिए, विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां किया गया था? तो विंटर ओलंपिक 2022 में चीन के बीजिंग में आयोजित किए गए थे। सेकेंड, प्रेसिडेंट हाउस में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो दरबार हॉल का नाम बदलकर किया गया है गणतंत्र मंडप। किस देश के टेनिस स्टार एंडी मर्रे ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, एंडी मर्रे। तो ये लास्ट सेशन के हमको आंसर मिल गए। अब आज के लिए आप क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, आंसर कीजिएगा सभी कमेंट बॉक्स में। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए, ये क्वेश्चन हमने कुछ सेशंस पहले ही डिस्कस किए, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? साडो सोने चांदी की खान वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई है ना, किस देश में? स्वप्निल कुसले किस खेल से संबंधित खिलाड़ी? अभी तो इंपॉर्टेंट है ना? तो तीनों के आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे कल के डेली करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिए। चलिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।